अच्छा भाई, द पेपर इज जून 17, पेपर 1 वेरिएंट 2। अगेन थोड़ा टेक्निकल पेपर है ये, सही है, क्योंकि नॉर्मली मैं पेपर थोड़ा घुमा लेता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है। सबसे पहला सवाल, scarcity means that goods needs to be rationed between competing consumers। ration का मतलब आपको पता है, ration का मतलब होता है to eliminate shortage, सही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से स्कार्सिटी होती है, जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो रेशन करने पड़ते हैं गुड्स, क्योंकि सबकी वांट्स पूरी नहीं हो सकती और सबकी नीड्स भी पूरी नहीं हो सकती। Which basis for rationing is the most likely result of most equal distribution of goods। अब ये most equal distribution of goods कौन करता है? ये नॉर्मली करती है मेरी गवर्नमेंट, सही है। ये नॉर्मली कौन करती है? गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है भाई? कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो रेफर कर रहा है प्राइवेट सेक्टर से, तो ये प्राइवेट सेक्टर कभी भी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स नहीं करता। अगेन मार्केट प्राइस प्राइवेट सेक्टर होता है। ये भी पॉलिटिकल डिसीजन में जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और जिधर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वहां पर डिसीजन जो है वो सोशल वेलफेयर के हिसाब से लिए जाएंगे, क्योंकि वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो ये मेरा पब्लिक सेक्टर वाला ऑप्शन है। सेलर प्रेफरेंस, अगेन सेलर अपनी मर्जी से लोगों को दे रहा है, तो ये भी मेरा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें मेरा पब्लिक सेक्टर है, तो मेरा 1 का आंसर जो है वो सी हो गया। इन विच एस्पेक्ट इज द प्लान्ड इकोनॉमी? अगेन वही प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है, लाइकली टू ऑफर मोर देन द मार्केट इकोनॉमी। अच्छा भाई देखो इसने क्या बोला हुआ है, इन विच एक्सपेक्ट प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करेगी मार्केट इकोनॉमी से। तो क्या प्लान्ड इकोनॉमी में कंपटीशन होता है? नहीं होता। कंपटीशन जो है वो मार्केट इकोनॉमी में होता है। तो ऐसा सीन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में देयर आर लॉट्स ऑफ फर्म्स और लोगों के पास जो है वो ऑप्शंस नॉर्मली ज्यादा होते हैं। इंसेंटिव, अगेन इंसेंटिव का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव, और प्रॉफिट मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ किधर होता है? मार्केट इकोनॉमी में होता है। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नॉर्मली आपको जो है वो कहाँ पर मिलेगी? वो आपको हमेशा मिलेगी मार्केट इकोनॉमी में। तो अगेन ये मेरा मार्केट इकोनॉमी आ गया। सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी जो है वो नॉर्मली प्लान्ड इकोनॉमी में मिलती है। अब सिक्योरिटी का यहाँ पर मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब ये है, देखो 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, सही है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर जो सवाल आ रहा है ना वो आ रहा है हाउ टू प्रोड्यूस। और प्लान्ड इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है? थ्रू लेबर, लेबर इंटेंसिव, सही है, लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पर जो है एक और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, और वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, सही है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, जो कि मेरा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सही है। इंसेंटिव की बात जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों है। इंसेंटिव सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, दोनों का होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट की बात हो रही है, एक्सटर्नैलिटी वाला सीन नहीं है यहाँ पे कोई, सही है। तो ये मतलब है इसका, क्लियर है ये चीज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, line XX is the production possibility curve of a worker picking peas and beans in a 10-hour working day। सही है, तो 10-hour working day है जिसमें ये लोग peas उठा रहे हैं और beans उठा रहे हैं। What would cause the workers PPC to shift to YY? अगर मैं YY जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मेरी peas का आउटपुट बढ़ रहा है, नहीं मेरा peas का आउटपुट जो है वो कम हो रहा है। मेरा peas का आउटपुट जो है वो, अच्छा XX से YY जा रहा है, ठीक है। मेरा peas का आउटपुट बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? मेरा बीन्स का आउटपुट गिर रहा है, सही है। पहले मेरी लाइन ये थी और अब मेरी लाइन ये हो गई है। तो आप नोटिस करो पीस का आउटपुट बढ़ रहा है और बीन्स का आउटपुट गिर रहा है। तो ऑप्शन है, अ मशीन दैट इंक्रीजेस द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी ओनली। अगर सिर्फ ये होता ना तो खाली पी का आउटपुट बढ़ना चाहिए, ओनली पीस आउटपुट इंक्रीज। और मेरे पीपीसी में टिल्ट आता, मेरे पीपीसी में क्या आता? टिल्ट आता, मतलब कुछ इस तरीके के सीन होता कि मेरा पीपीसी इस तरीके से होता। पर यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर मेरे बीन्स की भी प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हुआ है। A new work schedule where the workers spend 6 hours per day picking peas and only 4 hours picking beans। अब इस वाले ऑप्शन में मसला क्या है? इस वाले ऑप्शन में मसला ये है कि हमें ये नहीं बताया हुआ कि पहले किस तरीके से काम हो रहा था। हमें ये नहीं बताया कि पहले कितने आवर्स पीस पे एलोकेट हुए थे और कितने बीन्स पे एलोकेट हुए थे। तो हमारे पास यहाँ पर इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इस ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले इनकी एलोकेशन क्या थी टाइम की, सही है। सही है, तो हमें पहले बताई भी थोड़ी है भाई, सही है। रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 पर डे। अब इसने रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स 8 पर डे कर दिया। अब अगर इसने घंटे कम कर दिए तो घंटे कम करने का मतलब है कि दोनों का आउटपुट कम होगा, सही है। घंटे कम करने का मतलब ये कि दोनों का आउटपुट कम होगा। एंड द मशीन दैट इंक्रीजेस द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी।
और एक मशीन इंट्रोड्यूस करी है जिससे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, किसका, पीस का आउटपुट बढ़ रहा है। तो देखो ये हुआ किस तरह, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं करके दिखा देता हूँ, सीपीसी में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो इनिशियली क्या था, लेट से मैं कहता हूँ इनिशियली मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ये था, सही है, एक्स एक्स, सही है, यहाँ पर मेरा आ गया पीस और यहाँ पर मेरा आ गया पीस, सही है। तो इनिशियली मेरा ये था, हुआ ये, देखो ये ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अब सुनना और समझना, ऑप्शन में ये क्या बोल रहा है कि पहले क्या हुआ, 8 घंटे काम कर दिया, पहले कितना काम कर रहे थे, 10 घंटे। अब अगर काम कम कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली, क्योंकि दोनों का आउटपुट जो है वो कम होगा, दोनों का आउटपुट क्या होगा, कम होगा। फिर इसने बोला, फिर इसने एक टेक्निकल बात करी कि इसने बोला कि हमने कोई ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करी है जिससे पीस का आउटपुट बढ़ गया है, जिससे किसका आउटपुट बढ़ गया है, पीस का आउटपुट बढ़ गया है। तो फिर क्या हुआ होगा, फिर मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से हो गया होगा, फिर मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से हो गया होगा, और ये मेरा वाई वाई है, ये मेरा वाई वाई है जो कि मुझे सवाल में दिया हुआ है। तो सवाल में एक लाइन मिसिंग है, और सवाल में कौन सी लाइन मिसिंग है, ये वाली, सवाल में जो है वो ये वाली लाइन मिसिंग है, ये वाली लाइन मिसिंग है। तो इस तरह बेसिकली हुआ है और मैं वाई वाई पे आया हूँ, ठीक है। लास्ट, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 पर आवर। अब अगर ये होता तो दोनों का आउटपुट कम होता, अगर ये होता तो दोनों का आउटपुट कम होता और मैं ये वाली लाइन पे आता, रेड वाली लाइन पे आता, सही है। तो लेस ऑफ बोथ, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी। क्लियर है ये चीज, ऐसा मुझे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि पूछ रहे थे थोड़े बहुत। बी इसलिए पॉसिबल नहीं है, बी में इसलिए मुझे बोला है कि मैं 6 घंटे पीस पिक करूंगा और 4 घंटे बीन्स पिक करूंगा। मुझे नहीं पता इससे पहले इनकी टाइम की एलोकेशन क्या थी, मैं ये बता नहीं सकता कि पीस का आउटपुट बढ़ेगा या गिरेगा, तो ये मुझे नहीं पता कि टाइम बढ़ाया है कि कम किया है, क्या पता पहले पीस में वो 8 घंटे काम कर रहा होता, सही है। तो हमें पता नहीं है ना, डेटा नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 4, 4 students are given the following list of assets, सही है, assets ये हैं। The students were asked to order the assets from the most liquid to the least liquid। अच्छा, most liquid का मतलब क्या होता है, most liquid का मतलब होता है कि वो easily convertible है to cash, सही है, easily convertible to cash। liquid का मतलब ये होता है कि easily cash में convert कर सकते हैं या cash के फॉर्म में ही है, सही है। और least liquid का मतलब होता है not easy to convert, सही है, जो not easy to convert है। अब इन एसिड्स में से सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड कौन सा है, दिस स्टूडेंट इज करेक्ट। अच्छा भाई, शेयर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट, बैंक एंड नोट्स इन अ 3 बेडरूम हाउस। सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड कौन सा होगा, हाउस होगा, लीस्ट लिक्विड हाउस होगा, क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, बेचना पड़ेगा, सेलर ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी। मोस्ट लिक्विड कौन सा होगा, मोस्ट लिक्विड मेरा नोट्स होगा, कॉइन्स होगा, और ये होगा, ये मेरा मोस्ट लिक्विड है, सही है। दूसरे नंबर पे कौन सा आना चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरा आना चाहिए सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है ना। देखो दो तरह के पैसे होते हैं, एक आपका कैश एट हैंड होता है और एक आपका कैश एट बैंक होता है। तो दोनों जो है वो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, इतना मसला नहीं है, सेविंग अकाउंट से पैसे निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, शेयर्स आएगा, क्योंकि शेयर्स भी आप आसानी से बेच सकते हो कंपेयर टू हाउस, सही है। तो ए मेरा आंसर होगा, जो कि यहाँ पर परफेक्ट है। फिर ये चीज, तो मोस्ट लिक्विड से लीस्ट लिक्विड मुझे जाना था, समझ आ गई। तो ये सिंपल था, मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा। How would an economist establish the market demand curve for a private good? Again, market demand क्या होती है, horizontal aggregation of individual demand curves. तो by adding consumer surplus to total expenditure, अगर आप consumer surplus को total expenditure में ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी total willingness, आपके पास आ जाएगी total willingness, क्योंकि consumer surplus आपका actual और willingness का फर्क होता है ना, तो अगर आप इसको इससे ऐड कर दोगे तो total willingness आ जाएगी, सही है। By combining individual demand curves horizontally, yes, B मेरा आंसर है। By combining price elasticity of individual demand, बिल्कुल गलत। By multiplying price by quantity demand, इससे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर आएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सही है। तो मार्केट डिमांड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, जो कि यहाँ पर हुआ है, सही है। मैं पिछली क्लास में बना भी चुका हूँ मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा मैं वापस बता देता हूँ भाई। मार्केट डिमांड इज बेसिकली इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। क्या होता है, जैसे लेट से ये एक डिमांड कर रहा है, ये एक डिमांड कर रहे हैं, मैं बहुत बार बना चुका हूँ, ये एक डिमांड कर रहा है, सही है। ये एक पर्सन ए की है, ये पर्सन बी की है, और इन दोनों को मिला के मार्केट बनती है। तो अज्यूम करो मार्केट में सिर्फ ये है, दोनों बनते हैं, मार्केट में एक ए है और एक बी है। लेट से मैं आपको कहता हूँ ए की डिमांड जो है वो 5 है,
बी की डिमांड जो है वो 10 है, और इन दोनों की मिला के कितनी होगी, 5 + 10 15। तो मैंने क्या करा है, मैंने हॉरिजॉन्टली जो है वो इनकी डिमांड को ऐड करा और मेरे पास मार्केट डिमांड आ गई। सही है, मेरे पास मार्केट डिमांड आ गई। तो हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांडर्स, ये मेरा मार्केट डिमांड होता है। Question number 6. D1 and S1 are the initial demand and supply curves for a normal product. They then change the demand to D2 and S2. सही है। तो D2 S2 में क्या हो रहा है, आप नोटिस करो, डिमांड कर्व मेरा राइटवर्ड जा रहा है, बल्कि डिमांड कर्व मेरा हाँ राइटवर्ड जा रहा है, और सप्लाई कर्व मेरा राइटवर्ड जा रहा है। सही है। तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। सही है। अच्छा, अब तो मुझे ऑप्शन चूज करना है कि हो क्या रहा है। तो पहले मैं यहाँ से लेट से यहाँ आया हूँ, एंड देन मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। सही है। तो मूवमेंट इस तरह की होगी। Which pair of changes would result in market equilibrium for the product changing from X1 to X2? सही है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। A fall in the price of raw material used in the manufacturing. रॉ मटेरियल की प्राइस गिरेगी तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर की कॉस्ट गिरेगी, प्रोड्यूसर की कॉस्ट गिरेगी तो पहले के मुकाबले में प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। तो एक कंडीशन तो मेरी मीट हो गई। एंड अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस गिरती है तो सामने वाली गुड की डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल, लेट से मैं कहता हूं कि प्राइस ऑफ कार्स जो है वो गिर गई, तो इसका मतलब है डिमांड फॉर पेट्रोल जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और अज्यूम करो कि ये डायग्राम डिमांड फॉर पेट्रोल का है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जब प्राइस गिरेगी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ए आंसर होगा इसका। फिर भी मैं बाकी ऑप्शन देख लेता हूं, क्योंकि एक में डिमांड बढ़ी और एक में सप्लाई बढ़ी है, दोनों ऑप्शन मीट हो रहे हैं। एन इंक्रीज इन द एवरेज कंज्यूमर इनकम्स, इससे डिमांड बढ़ेगी। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड, इससे मेरी सप्लाई गिरेगी। सही है। अच्छा, एन इंक्रीज इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इससे मेरी स्लोप चेंज होगी। इससे आपका कर्व शिफ्ट नहीं होता है, इससे आपकी स्लोप चेंज होती है। स्लोप चेंज का मतलब या तो आपका फ्लैटर होगा या तो स्टीपर होगा। सही है। यस, बिल्कुल ही आया। तो इलास्टिसिटी चेंज होने से स्लोप चेंज होती है, आपका कर्व चेंज नहीं होता। या तो फ्लैटर हो जाएगा या तो स्टीपर हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंड अ फॉल इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगेन ये चीज इससे भी यही होगा, स्लोप चेंज होगी। इससे कोई लेना देना नहीं है शिफ्ट का। सही है। A rise in the population, इससे मेरी डिमांड बढ़ेगी। एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेबर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे मेरी सप्लाई गिरेगी। तो ये क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का सवाल था, तो मेरे ख्याल में सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7. The table gives a set of the price and cross elasticity for 4 commodities W, X, Y and Z. अच्छा देखो, ये वही टेबल है जो कि बहुत बार मैं करा चुका हूँ। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ, और यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड फॉर कमोडिटी। सही है। तो टेबल में सिर्फ इतना सीख लो, यहाँ पर WXYZ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी WXYZ लिखा हुआ है। मैं सिर्फ W को टारगेट कर रहा हूँ। सही है। W एंड W, W की प्राइस और W की इलास्टिसिटी क्या होगी, PD होगी, YD होगी, XCD होगी, क्या होगी, W की प्राइस और W की इलास्टिसिटी। तो ये XCD है, PED है, क्या YD है, PED है। सही है, दे रहे ये चीज। अच्छा, W की प्राइस और X के साथ उसकी इलास्टिसिटी। सही है। W की प्राइस और X के साथ उसकी इलास्टिसिटी, तो ये क्या होगा, ये XCD होगा। Y के साथ भी यहाँ पर XCD होगा और इसके साथ भी यहाँ पर XCD होगा। समझ आया। तो इस तरह होता है, ये क्लियर है ये चीज। और XCD अगर आपका नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होता है, और XCD अगर आपका पॉजिटिव है तो वो क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूट्स होता है। क्लियर है। अच्छा, अब फिर मैं खाली देख रहा हूँ X और X। अगर मैं सिर्फ X को देखूंगा तो ये मेरा PED होगा। सही है। सिर्फ X और X को देखूंगा तो ये मेरा PED होगा। अगर मैं सिर्फ Y और Y को देखता हूँ फिर ये मेरा PED होगा। सही है। और अगर मैं लास्टली सिर्फ Z और Z को देखता हूं तो ये मेरा PED होगा। सही है। तो इस तरह ये टेबल रीड करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी है ना वो सारे XCD हैं। ये भी XCD है, फिर आपका ये भी XCD हो जाएगा, ये भी XCD हो जाएगा, ये भी XCD हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे XCD हैं, क्योंकि इनकम का यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ, तो YD तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारे के सारे जो है वो XCD हैं। PED को मैंने हाईलाइट कर दिया। सही है। अच्छा, आप लास्ट, which pairs of commodities are complements? अब बताओ, देख के कौन से पेयर ऑफ कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। W एंड X का कॉम्प्लीमेंट है। W एंड X का आंसर देखो नेगेटिव है। W एंड X का आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यस ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। W एंड Z, तो W एंड Z का भी आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यस ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। सही है। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है, W एंड Y। क्या W एंड Y
W एंड Y, देखो ये आंसर पॉजिटिव है। आंसर पॉजिटिव का मतलब क्या है? W एंड Y आर सब्स्टिट्यूट्स, W एंड Y आर सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, फिर बोला हुआ है इससे X एंड Z। अब X एंड Z को देख लो, X एंड Z क्या हो रहा है? X और Z, देखो ये भी पॉजिटिव है, सही है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये भी मेरा सब्स्टिट्यूट्स है। और लास्ट ऑप्शन में X एंड Y, तो X एंड Y, तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो मेरे को ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये टेबल रीड करने का तरीका ये होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू यूनिटी, इसका मतलब है यूनिटरी डिमांड की बात कर रहा है। यूनिटरी डिमांड के केस में जो है मेरा पीईडी इक्वल्स टू 1 होता है। Which curve in the diagram shows the relationship between total expenditure on the product and its price? तो यूनिटरी डिमांड की खास बात यही है कि लेट से अगर आपकी प्राइसेस 10% से बढ़ती हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी 10% से गिरती है और आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहता है, सही है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है, तो अगर मैं प्राइस को बढ़ाते जाऊंगा तो ये मेरा अनचेंज रहना चाहिए, सही है। तो देखो मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ और मेरा कर्व सी में मैं प्राइस को बढ़ाते जा रहा हूँ, पर आप नोटिस करो रेवेन्यू मेरा अनचेंज है, तो इसका मतलब है मेरा यहाँ पर आंसर होगा सी, क्योंकि सी में सिर्फ और सिर्फ मेरा टोटल रेवेन्यू एक्स अनचेंज है, बाकियों में चेंज हो रहा है, बाकियों में चेंज हो रहा है, सही है, फिर ये चीज। अच्छा, फिर सही, तो सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। A bottle making business announced it had introduced a new production system. As a result, the quantity produced per week could be increased or reduced much more easily. इसने बोला हुआ है कि हम सप्लाई को बहुत आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब है ये मुझे शो कर रहा है किसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिवनेस होगी, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस होगी, प्रोड्यूसर की होगी, राइट। तो ये मेरी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस मुझे शो कर रहा है, और अगर प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ रही है तो इसका मतलब है मैं कौन सी सप्लाई की बात कर रहा हूँ? इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहा हूँ, सही है। तो लेस इलास्टिक डिमांड नहीं, अगर लेस इलास्टिक डिमांड होती तो इसने कुछ ना कुछ जिक्र किया हुआ होता, तो ये भी नहीं होगा। लेस इलास्टिक सप्लाई नहीं, लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है इन इलास्टिक सप्लाई। अब मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट जो है वो मेरे बढ़े हुए हैं। अब मोर इलास्टिक सप्लाई, यस, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वो इजीली डिमांड को मीट भी कर सकता है, और वो इजीली अगर डिमांड कम भी हो जाती है तो वो अपनी सप्लाई कम भी कर सकता है, सही है, तो वो इजीली सप्लाई के साथ खेल सकता है। तो बेसिकली अगर लेट से मैं कहता हूँ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस अगर हल्की सी भी बढ़ेगी ना, वो क्वांटिटी सप्लाई एकदम से बढ़ा देगा, इजीली बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 10, the supply function for a good can be written as Q is equals to 2P plus 10, where Q is the quantity supplied in kilos and P is the price per kilo in dollars। अच्छा, ये the price falls from $15 to $10। अच्छा देखो, इसने मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, Q is equals to 2P plus 10, सही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों प्राइजेस को इस इक्वेशन में डालना और क्वांटिटी बतानी है। तो मुझे बता दो, अगर मेरी प्राइस $15 है तो मेरी क्वांटिटी क्या होगी? आप क्या करोगे, P की जगह 15 लिख दोगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो जाएगा प्लस 10, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 40, सही। तो बेसिकली करना ये P की जगह बस प्राइस लिखनी है। इसी तरह आप $10 की जगह और प्राइस की जगह $10 लिख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। सर उसने मुझे बता दिया और काफियों ने बता दिया, तो 30, सही है। अब क्या करना है, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई फॉर दिस प्राइस चेंज लाइज इन अ रेंज। अब देखो एक चीज समझना, ये रेंज वाले सवालों में थोड़ी ख्वारी होती है, ये रेंज वाले जो सवाल होते हैं ना, थोड़ी ख्वारी होती है। क्यों? इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको प्राइजेस को बढ़ा के भी पीईएस देखना पड़ेगा और प्राइजेस को गिरा के भी पीईएस देखना पड़ेगा, आपको दो तरफ से देखना होगा। तो बेसिकली मैं कह ये रहा हूं कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे, जिसमें आपकी प्राइस $15 से $10 होगी और आपकी क्वांटिटी जो है वो 40 से 30 होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मुझे बता दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, एंड देन मुझे लास्टली बता दो पीईएस क्या होगा। फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस क्या आ रहा है, और फ्रैक्शन में बताना, क्योंकि देखो ऑप्शंस में से फ्रैक्शन में दिया हुआ है सब, तो फ्रैक्शन में मुझे बताना आंसर, पॉइंट्स में नहीं बताना।
बल्कि कैसे बताओगे चैट पे? चलो पॉइंट्स पे बता दो, पॉइंट्स पे बता दो, ये मैं खुद भी निकाल लेता हूँ। अच्छा पहला तो बहुत सिंपल है, 50% से प्राइस गिर रही है तो 1/2। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, 1/2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना होगा? 40 से 30 जा रहा हूँ ना, तो 40 से 30 जाने का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो 1/3। तो पीईएस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? पीईएस का आप क्या करोगे? 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3, सही है, या 2/3। तो ये आपका पहला पीईएस है। फिर आपको एक और ख्वारी करनी है, और अब आप रिवर्स देखोगे। रिवर्स का मतलब, क्योंकि रेंज वाले सवालों में हमेशा यही करना होता है, सही है, ये याद कर लो। रिवर्स कैसे करोगे? अब आप जाओगे $10 से $15, अब आप जाओगे $10 से $15, और आपकी क्वांटिटी जो है अब जाएगी 30 से 40। तो वापस अगेन आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए होगा, आपको वापस से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड चाहिए होगा, और आपके पास पीईएस आ जाएगा, सही है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो क्या होगा? $10 से $15, तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ये मेरा आ रहा है 1/3। और अच्छा मुझे काफी आंसर बता भी दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किया 1/4, और पीईएस क्या आ जाएगा? 1/4 और 1/3। मेरे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/4, सही है। तो रेंज क्या हो गई? रेंज ये है मेरी, सही है, अब समझ लो, रेंज ये है, सही है। तो थोड़ा ख्वारी वाला ये एमसीक्यू है, बट बहुत सिंपल होता है, सही है, बहुत सिंपल होता है। तो मुझे काफियों ने बता भी दिया था आंसर, तो उसका आंसर सी है, सही है। तो रेंज में हमेशा जो है वो पहले प्राइजेस बढ़ा के देखना, फिर प्राइजेस गिरा के देखना। क्वेश्चन नंबर 11, a local government is deciding whether to increase parking charges and provide more lanes for bus use only। कह रहा है कि बस के लिए क्या अलग लेन बनानी चाहिए। बीच में पाकिस्तान में भी ये करा था पर फॉलो नहीं हुआ था। One official said that the increase in parking charges should cause more bus travel। बिल्कुल सही कह रहा है। एक बंदा कह रहा है कि अगर आप पार्किंग चार्जेस को बढ़ा दोगे, एक बंदा कह रहा है अगर आप पार्किंग चार्जेस को बढ़ा दोगे तो लोग जो है वो स्विच हो जाएंगे, लोग जो है वो स्विच हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट को, ऑब्वियस सी बात है। और इससे जो है वो क्या होगा? बस ट्रेवल की डिमांड बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? बस ट्रेवल की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सही कह रहा है। A second official said that an increase in the frequency of bus services will not cause demand for bus travel to rise। क्या बोल रहा है? A second official said that an increase in the frequency of bus services will not cause demand for bus travel to rise। बिल्कुल गलत। अगर आप बस सर्विस को ज्यादा अवेलेबल कर दोगे, अगर आप बस सर्विस को आसान कर दोगे, ज्यादा अवेलेबल कर दोगे, तो डिमांड बढ़ेगी, सही है, डिमांड बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी डिमांड? क्योंकि अब लेट से, अब जैसे पाकिस्तान में जब करीम और उबर का रुझान बढ़ा था तो लोगों ने ट्रैवलिंग ज्यादा शुरू कर दी थी उनमें। तो जब आप एक चीज को ज्यादा अवेलेबल करोगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, सही है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर मेरा क्या होगा? बी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वुड प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म रेशनिंग फंक्शन। तो मार्केट मैकेनिज्म बोले तो प्राइस मैकेनिज्म, और प्राइस मैकेनिज्म को खत्म करने वाला क्या होता है? प्राइस कंट्रोल। और प्राइस कंट्रोल में दो आते हैं, एक मेरा आता है मैक्सिमम और एक मेरा जो है वो आ जाता है मिनिमम, सही है, एक मेरा आ जाता है मिनिमम, सही है। तो फॉलिंग प्राइसेस बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कंट्रोल से फर्क पड़ेगा, यस। राइजिंग प्रॉफिट्स कोई फर्क नहीं पड़ता मैकेनिज्म में, वो अभी भी चलेगा। सेल्फ इंटरेस्ट अभी भी चलेगा। तो ऑप्शन बी में आपका प्राइस मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। भाई तो इन सवालों में हमेशा कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना करो जो प्राइस मैकेनिज्म को खत्म करे। तो क्वेश्चन 12 का आंसर है बी। The diagram shows the demand and supply curves for a good during a certain period. The market price is shown by P and the quantity traded by point M। सही है। Which area indicates producer surplus? तो इस सवाल में हम सारी चीजें निकाल लेते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर एंड विलिंगनेस। तो अगर मैं यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहा हूँ तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? PAX। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? PAX। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? PVX, सही है। रेवेन्यू क्या होगा? OPXM। तो ये पूरा मेरा रेवेन्यू है, OPXM। और विलिंगनेस क्या होगी? ये मेरी पूरी विलिंगनेस है, ये इस चीज को विलिंगनेस कहते हैं, सही है। और विलिंगनेस से जब आप इसको माइनस कर देते हो तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है, सही है। तो विलिंगनेस क्या होगी? OAXM, सही है। तो मुझे इस सवाल में क्या पूछा हुआ है? मुझे सवाल में से प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस PV PX भी बोल दो, PBX बोल दो, बात एक ही, सही है।
पी एक्स बी बोलो कि पी बी एक्स बोलो, बात है कि आंसर मेरा डी होगा। सही है, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्पेसिफिक टैक्स इज प्लेस्ड ऑन द सेल ऑफ बॉटल्स। अच्छा, स्पेसिफिक टैक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेसिफिक टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और स्पेसिफिक टैक्स की सबसे खास बात ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ता है बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ता है बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। Displayed on the sale of bottles of lemonade in the diagram, SS is the supply curve before imposition of tax and ST is after। तो supply curve मेरा लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो मेरी ओरिजिनल प्राइस ये थी, नई प्राइस ये है। सही है, और ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है। सही है, ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है। इसका मतलब है ये ऊपर वाला एरिया मेरा कंज्यूमर बर्डन है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का चेंज हमेशा कंज्यूमर पे जाता है। और नीचे वाला एरिया क्या होगा, प्रोड्यूसर बर्डन। तो सवाल में मुझसे क्या पूछा हुआ, विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टैक्स। तो डिस्टेंस क्या होगा, W से लेके T। डिस्टेंस क्या होगा, W से लेके T। तो ये मेरा बी आंसर होगा। ऑप्शन ए किया UT। UT में तो ये खाली प्रोड्यूसर बर्डन शो कर रहा है। WU में ये आपको खाली कंज्यूमर बर्डन शो कर रहा है। और WX जो है वो खाली मूवमेंट शो कर रहा है आपकी डिमांड कर्व की। सही है, WX खाली मूवमेंट शो कर रहा है डिमांड कर्व की। तो यहाँ पर मेरा बी आंसर है, जो कि टोटल मुझसे ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा था। A market is in equilibrium at point X. The government then subsidizes both consumers and producers by direct payments. गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को भी पैसे दिए, प्रोड्यूसर को भी पैसे दिए। तो गवर्नमेंट जब कंज्यूमर को पैसे देगी तो कंज्यूमर की जो है वो इनकम बढ़ जाएगी, जिससे कंज्यूमर पहले के मुकाबले में डिमांड को बढ़ा देगा। और गवर्नमेंट जब प्रोड्यूसर को पैसे देगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी और वो सप्लाई को जो है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। सही है, तो डिमांड मेरी बढ़ेगी, सप्लाई भी मेरी बढ़ेगी। इनिशियली मैं यहाँ पर हूँ। सही है, इनिशियली मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ से पहले यहाँ जाऊंगा, सप्लाई बढ़ा दी, फिर मैंने क्या करा, डिमांड बढ़ा दी, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो सी मेरा आंसर होगा। सही है, ये डुअल केस का मेरा सवाल है, ये मेरा डुअल चेंजेस का सवाल है, और ये बहुत आते हैं पेपर। सही है, तो ये बहुत सिंपल है, एक में डिमांड बढ़ रही है और एक में सप्लाई बढ़ रही है। विच इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अगेन ट्रांसफर पेमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसमें रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती। सही है, एन एनुअल अलाउंस पेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ ग्रैंड चाइल्ड। सही है, अगर आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को पैसे दे रहे हो तो आपका ग्रैंड चाइल्ड आपको क्या रिटर्न में कोई सर्विस देगा, नहीं देगा। तो रिटर्न में कोई सर्विस नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपका ट्रांसफर पेमेंट है। A one-off bonus paid to an employee for a special contribution to firm's profit। एक बंदे ने आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया, आप उसको बोनस दे रहे हो, तो इसने रिटर्न में आपको सर्विस दी है। A payment made by a parent to a regular child minder। चाइल्ड माइंडर क्या होते हैं, जो आपके घर पे 24 घंटे की मासी होती है, जो कि बच्चे को संभालती है। सही है, तो बच्चे को संभालना उसका काम होता है। अगेन वही चीज, वो रिटर्न में क्या दे रही है, वो रिटर्न में सर्विस दे रही है। द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अगेन सैलरी है, तो सैलरी किसी वजह से दे रहे हैं, रिटर्न में वो कुछ काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी रिटर्न में सर्विस मिल रही है। सिर्फ ऑप्शन ए में कोई सर्विस नहीं है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट है। सही है, तो ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जिसमें रिटर्न में सर्विस नहीं मिलती। What is an example of a direct public provision of goods and services? Direct public provision का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोविजन पब्लिक प्रोविजन का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बीच में कोई भी नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल। A charity funded by public donations। public donations का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने पैसे लगाए हैं। That offers free treatment to the rural poor। तो ये मेरा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल हुआ, ये मेरी पब्लिक सेक्टर का नहीं है। यहाँ पर पैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने दिए, गवर्नमेंट ने दी है। अ मोबाइल गवर्नमेंट लाइब्रेरी दैट ट्रेवल्स टू रूरल विलेजेस ऑफरिंग फ्री एक्सेस टू बुक्स। अब देखो ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है ना, तो उसका मतलब ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्ट प्रोवाइड कर रही है। अ फार्मेसी इन अ लोकल शॉपिंग सेंटर दैट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू डायरेक्ट टू द पब्लिक। अगेन ये एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है। अ प्राइवेट स्कूल, साफ साफ लिख दिया प्राइवेट स्कूल, तो ये मेरा प्राइवेट। तो डायरेक्ट प्रोविजन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तो बी मेरा आंसर हुआ है। सही। क्वेश्चन नंबर 18, what would supporters of a nationalized public transport service expect to be the most likely outcome from the privatization of train and bus services। कह रहा है कि एक नेशनलाइज्ड बिजनेस है, वो प्राइवेटाइज हो रहा है, तो इसका अफेक्ट क्या होगा। प्राइवेटाइज का मतलब होता है जब एक बिजनेस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाता है। तो सबसे पहला अफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला अफेक्ट इसका यही होता है, वो लोग जो है वो आउटपुट को कम करते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं।
सही है, वो सबसे पहले आउटपुट को कम करते हैं। उनका काम जो है वो सोशल वेलफेयर का नहीं है, वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, वो क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करते, वो क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय बस, ट्रेन एंड बसेस। सही है, फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय ट्रेन एंड बसेस, क्योंकि आउटपुट कम हो जाएगा। लोअर फेयर्स, बिल्कुल गलत। मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस, मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस, बिल्कुल गलत, ये आपका आउटपुट कम कर देंगे। मोर पीपल एम्प्लॉयड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, नहीं, क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस तो है ही नहीं ना, अब तो वैसे ही क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। अब तो वैसे भी प्राइवेटाइज कर दिया है। कोई मसला है यहाँ तक? यहाँ तक चीज क्लियर है? अच्छा, 10। Question number 19. The diagram shows the shift in aggregate demand curve of an economy from 81 to 82. ए क्यों? ए इसलिए क्योंकि वो आउटपुट कम कर देंगे ना हम, वो आउटपुट कम कर देंगे। वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी करेंगे। गवर्नमेंट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी करती है, तो फर्क है ना दो चीजों में। What could have caused this shift? तो एग्रीगेट डिमांड राइट बढ़ जा रहा है, और एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन याद होनी चाहिए, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सही है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देगी तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन गिरेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। एन इंक्रीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, जिससे मेरा एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर होगा डी। सही है, आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत सिंपल सवाल था भाई, जो सिंपल सवाल है मैं उस पर तेज जा रहा हूँ भाई। This statement about changing price levels is correct. Anyone on a fixed income has rising real income during deflation. Yes. क्या मतलब? तो बता देता हूँ। डिफ्लेशन क्या होती है? डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइसेस। सही है, डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइसेस, और डिफ्लेशन का मतलब होता है नेगेटिव इन्फ्लेशन। सही, तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम का फॉर्मूला होता है रियल इनकम की परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम की परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम की परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन की परसेंटेज। सही है, इसने भाई नॉमिनल इनकम तो अनचेंज रखी है, इन्फ्लेशन मेरी गिर रही है। सही है, प्राइसेस गिर रही हैं तो रियल इनकम बढ़ेगी। तो एनीवन ऑन अ फिक्स्ड इनकम हैज राइजिंग रियल इनकम ड्यूरिंग डिफ्लेशन, प्राइसेस बढ़ेंगी तो रियल इनकम बढ़ेगी। तो ए आंसर होगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स, इन्फ्लेशन के वक्त इनडायरेक्ट टैक्स आपका बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होती है। सही है, क्योंकि आपकी कंट्री में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होता है। तो ये गलत हो जाएगा, नो। प्रोड्यूसर्स प्रेफर डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन, बिल्कुल गलत, अदर वे राउंड होता है ये। सही है, ये अदर वे राउंड होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इन्फ्लेशन हो। सही है, सर एडी कम होती है तो इनकम गिरती है। Savers prefer index linked savings when there is a deflation rather than inflation. अच्छा, ये इंडेक्स लिंक का मतलब मैं बता देता हूँ। इंडेक्स लिंक का मतलब ये होता है, इंडेक्स लिंक का मतलब ये होता है कि देखो नॉर्मली यूके और यूएस में ये होता है कि जो बुड्ढों की पेंशन होती है ना, नॉर्मली जो बुड्ढों की पेंशन होती है वो पेंशन इंडेक्स लिंक्ड होती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आती है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं, तो पेंशन की रियल वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि बुड्ढों को तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, तो उनकी जो है वो रियल वैल्यू गिर जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पेंशन को इंडेक्स लिंक कर देती है। इंडेक्स लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मेरी इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगी, तो साथ ही साथ आपकी पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगी, तो आपकी रियल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इंडेक्स लिंक इसलिए किया जाता है ताकि आपकी रियल वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट हो, आपकी रियल वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट हो। ये कह रहा है कि सेवर्स प्रेफर इंडेक्स लिंक सेविंग्स व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन रादर देन इन्फ्लेशन। भाई डिफ्लेशन के टाइम पे इंडेक्स लिंक क्यों करोगे? डिफ्लेशन के टाइम पे तो आपकी रियल इनकम बढ़ती है, डिफ्लेशन के टाइम पे तो आपकी रियल इनकम बढ़ती है। वो खाली उसको चाहते हैं प्रोटेक्ट हो इन्फ्लेशन के टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे आपकी रियल इनकम गिरती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग इंडेक्स लिंक कर देते हैं। सही है, और अब्दुल आदमी समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप, वापस बता दो, मैं आ जाऊंगा उस चीज पर। सही है, तो मेरा यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, which combination of events is most likely to cause inflation? अच्छा, इन्फ्लेशन नॉर्मली जो कॉज होती है वो डेप्रिसिएशन से होती है, तो इसको तो हटा ही दो। क्यों? क्योंकि जब आपका एक्सचेंज रेट गिरता है तो इसका मतलब है आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है?
आपकी जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं वो पहले के मुकाबले में कम हो जाती हैं और इंपोर्ट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो गिर जाता है। इससे भी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इससे भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। डायरेक्ट टैक्सेस भी फॉल होने चाहिए। क्यों फॉल होने चाहिए? क्योंकि जब आपके टैक्सेस गिरेंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई आपकी राइज होनी चाहिए, मनी सप्लाई आपकी राइज होनी चाहिए। सही है, तो ये फॉलिंग भी आता है, राइज होनी चाहिए, सॉरी राइज होनी चाहिए। राइज क्यों होगी? क्योंकि जब आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। सही है चीज, बहुत आसान था। The table gives information about the trade between Singapore and New Zealand during 2001. The first year after they signed a free trade agreement, the values are given both in Singapore dollars and New Zealand dollars. सही है, तो इसने मुझे इसका डेटा दिया हुआ, इसका डेटा दिया हुआ और परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2000 दिया हुआ। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? सिंगापुर एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। सही है, सिंगापुर एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। तो अगर ये सिंगापुर के लिए एक्सपोर्ट है तो न्यूजीलैंड के लिए क्या होगा? इंपोर्ट होगा। अगर सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहा है तो न्यूजीलैंड इंपोर्ट कर रहा है। सिंगापुर इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो अगर सिंगापुर के लिए इंपोर्ट है तो न्यूजीलैंड के लिए क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाल सकते हो? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या निकालोगे? यहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा 508 माइनस 331 विल बी 177। सही है, तो ये आपका आ जाएगा 177। और मुझे बताओ क्या ये सरप्लस है कि डेफिसिट है? सिंपल सा सवाल है, क्या ये सरप्लस है कि डेफिसिट है? यस, सरप्लस है। सही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम। और ये आपका जो है यहाँ पर आपका आंसर आएगा 618 माइनस 403, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 215 215। ये आपका डेफिसिट होगा। क्यों? इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये आपका डेफिसिट होगा। सही, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने निकाल लिया। What can we concluded from the table? New Zealand gained more than Singapore from the trade agreement. बिल्कुल गलत। न्यूजीलैंड का तो डेफिसिट है, उसको फायदा नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड का डेफिसिट है। न्यूजीलैंड ट्रेड पोजीशन विद सिंगापुर इंप्रूव्ड इन 2001। बिल्कुल गलत, इट्स स्टिल इन डेफिसिट, अभी भी डेफिसिट है। सही है, अभी भी डेफिसिट है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको बीओटी देखना है। सही है, सिर्फ बीओटी देखना है। सिंगापुर हैड अ ट्रेड सरप्लस विद न्यूजीलैंड इन 2001। यस, क्योंकि देखो सरप्लस था, ये सरप्लस था। The exchange rate in 2001 was approximately New Zealand $1 is equals to 1.2. Not enough data. यहाँ पर आपको डेटा चाहिए, आप डेटा के बगैर नहीं बता सकते ये चीज। सही है, डेटा के बगैर नहीं बता सकते। नहीं तो हम अलग दोनों कंट्रीज का वो देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो दोनों की कंट्रीज के हिसाब से ही होगा ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए दोनों की कंट्रीज के हिसाब से ही देखेंगे। तो एक का डेफिसिट है, एक का सरप्लस है। सही है, मुझे यहाँ पर ये नहीं देखना कि एक्सचेंज रेट क्या है, मुझे यहाँ पर ये देखना है दोनों कंट्रीज के हिसाब से उनका सरप्लस है कि डेफिसिट है। सही है, और अगेन वही चीज, इस डेटा से मैं एक्सचेंज रेट निकाल भी नहीं सकता, तभी मेरा आंसर डी नहीं है। कंट्री, अच्छा ये ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट का सवाल है। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा बता देता हूँ यार। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट, सही। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थोड़ा सुन लेना, फिर मैं थोड़ा तेज जाऊंगा। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? देखो, एक्सचेंज रेट ना तीन तरह के होते हैं, एक्सचेंज रेट तीन तरह के होते हैं। एक आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, एक आपका रियल एक्सचेंज रेट होता है, और एक आपका ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट होता है। सही है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जो कि हम उसमें पढ़ते हैं फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट आपका परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। अगर उसका कभी आगे एमसीक्यू आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा वो, पर सुन लो, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी। और आखिरी होता है ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कर रहा है मल्टीपल कंट्रीज से। सही है, लेट्स से मैं कहता हूँ पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है यूके से और यूएस से। सही है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है यूके से और यूएस से। सही है, अब पाकिस्तान का जो मेजर ट्रेडिंग है ना वो यूएस से हो रही है। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी 90% ट्रेडिंग जो है वो यूएस से हो रही है और 10% ट्रेडिंग जो है मेरी यूके से हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर मेरी करेंसी इनकी अगेंस्ट खराब हो जाती है, मुझे ज्यादा अफेक्ट किसकी वजह से आएगा? अगर मेरी लेट्स से मैं कहता हूँ पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो मुझे ज्यादा अफेक्ट किसका आएगा? यूएस का आएगा कि यूके का आएगा?
यूएस का आएगा, क्योंकि मेरा मेजर ट्रेड यूएस के साथ है, मेरा मेजर ट्रेड यूएस के साथ है। तो ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट ये बोलता है, रादर देन आप इंडिविजुअली कंट्रीज के साथ एक्सचेंज रेट देखो, आप एक एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लो, आप एक ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट निकाल लो, और आप सब अपनी सारी ट्रेड्स को मिला के देखो कि आप पे क्या इफेक्ट आ रहा है। लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई मेरी करेंसी जो है वो यूके के अगेंस्ट एप्रिशिएट हो गई, यूएस के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो गई, तो रादर देन मैं इनको अलग अलग देखूं, मैं इनके वेट के हिसाब से, वेट बोले तो मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से मैं जो है अपना एक एक्सचेंज रेट निकालूंगा जो कि मुझे ओवरऑल इफेक्ट शो करेगा कि मेरी करेंसी पे कितना है। अब इसकी मैं वर्किंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। कंट्री एक्स कंडक्ट्स 60% ऑफ ट्रेड विद कंट्री वाई, तो यहाँ क्या बोला हुआ है, कंट्री एक्स जो है वो कंट्री वाई के साथ कितनी ट्रेड कर रहा है, कंट्री वाई के साथ वो ट्रेड कर रहा है 60% की, एंड 40% ऑफ इस ट्रेड विद कंट्री जेड। तो कंट्री एक्स जो है वो कंट्री जेड के साथ कितनी ट्रेड कर रहा है, 40%। तो ये मेरे आ गए वेट्स, ट्रेडिंग कितनी हो रही है, सही है। फिर मैं वेट्स को असाइन करूंगा, वेट्स को असाइन कैसे करूंगा, आप इस चीज को समझो, सही है। अच्छा, द इनिशियल, क्या बोला हुआ इसने, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इंडेक्स ऑफ कंट्री एक्स इज 100, सही है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इज 100, क्योंकि देखो हमेशा जो इंडेक्स का, किसी भी इंडेक्स की बेस वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, किसी भी इंडेक्स की बेस वैल्यू जो है वो 100 होती है, सही है। बेस, सही है, बेस ईयर बोल दो या बेस वैल्यू बोल दो। व्हाट विल बी इट्स न्यू ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इंडेक्स वैल्यू इफ द करेंसी राइजेज इन वैल्यू बाय 20%। तो वेट्स देखो किस तरह दिए जाते हैं, अब ये समझो वेट किस तरह दिए जाते हैं, 20% से 20% से मेरी करेंसी बढ़ रही है किसके अगेंस्ट, करेंसी ऑफ वाई के अगेंस्ट। तो कंट्री वाई के हिसाब से मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, और कितनी हो रही है, 20% से। तो अगर मैं इसको इंडेक्स में लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, 120। अगर आपको इंडेक्स में 20% को ऐड करना है तो आप क्या करते हो, 100 + 120, तो आपका 120 आंसर आ जाएगा। और फिर इसने बोला हुआ है कि कंट्री जेड के अगेंस्ट मेरी करेंसी 10% से गिरी है, तो कंट्री जेड के अगेंस्ट मेरी करेंसी 10% से गिरी है, तो ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 90, सही है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आपका होता है आपको ट्रेड वेटेड चाहिए होता है। अब ये ट्रेड वेटेड कैसे निकलता है, ट्रेड वेटेड के लिए आप सिंपली ये करते हो, आप जो है वो वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ट्रेड से, परसेंट से, क्योंकि आप जो है हर कंट्री को अलग इंपॉर्टेंस दोगे, और हर कंट्री को इंपॉर्टेंस किस हिसाब से दोगे, ट्रेडिंग के हिसाब से दोगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप जो है वो 120 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, परसेंट को हटा दो, अभी हम परसेंट नहीं लगा रहे, हम पूरा ओवरऑल खेल रहे हैं। और 40 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, या मैं 90 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 40 से, सही है। 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, इसका ओवरऑल आंसर मुझे बता दो क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करके 120 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 40, ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 10800, सही है। अब ये मेरे पास आ गया ट्रेड वेटेड। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, क्योंकि इससे मुझे 100 की यहाँ पर अमाउंट दी हुई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 10800 को 100 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 108। 108 का क्या मतलब है, 108 का मतलब ये है, आप इसको माइनस करोगे 100 से और आपके पास आंसर आएगा +8%। +8% का मतलब ये है कि ओवरऑल आपकी करेंसी आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट एप्रिशिएट हुई है। ओवरऑल, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ। और ये मैंने निकाला कैसे, मैंने वेट के थ्रू निकाला, मैंने ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट के थ्रू निकाला, सही है। तो इसका आंसर जो है वो 108 है। कभी कभार जो है ये आपसे आंसर इंडेक्स में नहीं मांगता, सही है, कभी कभार ये आपसे आंसर इंडेक्स में नहीं मांगता, कभी कभार बोलता है बताओ करेंसी कितने से अप्रिशिएट हुई है, कितने से डेप्रिशिएट हुई है। अगर आपसे वो ये मांगता तो आप सिंपली क्या करते, 100 से माइनस कर देते। अगर 100 से ज्यादा तो एप्रिशिएट, 100 से कम तो डेप्रिशिएट, ये सिंपल। 100 से ज्यादा तो एप्रिशिएट, 100 से कम तो डेप्रिशिएट। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। अच्छा, अब थोड़ा तेज जाते हैं, थोड़ी लंबी हो गई। 24, इसको रैप अप करते हैं 10 मिनट में। In the diagram, D1 and S1 are the initial supply and demand curves of pound sterling on the foreign exchange market. तो आप नोटिस करो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई गिर रही है, सही है। तो डिमांड फॉर पाउंड्स बढ़ रही है एंड सप्लाई ऑफ पाउंड्स गिर रही है। व्हाट विल कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2 एंड द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू S2? अ डेप्रिसिएशन ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग, डेप्रिसिएशन की वजह से ये होता है, समझो इस चीज को। इसने मुझे बोला व्हाट विल कॉज, इसने मुझसे कॉज पूछा है, अफेक्ट नहीं पूछा। डेप्रिसिएशन की वजह से ये होता है,
क्योंकि आपके जो है वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आप बाहर से कम मंगवाते हो, तो ये अफेक्ट है, ये अफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये कॉज नहीं है। मुझे इसका कॉज चाहिए, सही है, मुझे इसका कॉज चाहिए। तो इसका कॉज क्या होगा? अ डिक्रीज इन द यूके इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एक्सचेंज रेट भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आपका डिमांड फॉर पाउंड्स गिर जाएगी और सप्लाई ऑफ पाउंड्स बढ़ जाएगी। सही है, तो मुझे रटा हुआ है तो मैंने लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल्स ऑफ अदर कंट्रीज। अगर अदर कंट्रीज की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाहर वाला मुल्क महंगा हो गया, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप जो है वो सप्लाई ऑफ पाउंड को कम कर दोगे, क्योंकि आप बाहर मुल्क से कम खरीदोगे। और उल्टा देखें तो बाहर वालों को हमारा गुड सस्ता लगेगा, तो हमारा गुड जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गया है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो हमारी करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूके इंपोर्ट टैरिफ्स। टैरिफ से सिर्फ सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ेंगे तो आप इंपोर्ट कम करोगे, इंपोर्ट कम करोगे तो पाउंड की सप्लाई कम होगी। टैरिफ से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये नो अफेक्ट ऑन डिमांड। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा सी। सही है, यहाँ पर मेरा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई गिरानी है और डिमांड बढ़ानी है। ठीक है, तो आसान हो गया। 25 a country's terms of trade currently stands at 150. Since 2000 the average price received for export increased by 20%. सही है। What has been the change in the average price level of imports? तो terms of trade का फॉर्मूला क्या होता है? terms of trade का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट प्राइजेस का इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइजेस का इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइजेस का इंडेक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सही है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मुझे कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। तो 150 इज इक्वल्स टू, इसने मुझे बोला हुआ है कि एक्सपोर्ट की प्राइस 20% से बढ़ी है, तो इसको मैं इंडेक्स फॉर्म में किस तरह लिखूंगा? मैं सिंपली 120 लिख दूंगा, और इसको आप डिवाइड कर दोगे एक्स से, क्योंकि आपको इंपोर्ट का चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 150 क्या होता है भाई, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। 120 डिवाइड बाय 150, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 80 आ रहा है। सही है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। समझ आइए चीज, यहाँ पर आपका आंसर 80 आ रहा है। 80 का मतलब क्या है? 100 से कम, इसका मतलब है प्राइजेस गिरी हैं। 100 का कम, इसका मतलब है प्राइजेस गिरी हैं। तो ये कितना गिरी है? 20 से गिरी है। तो आंसर आपका +20 नहीं होगा, -20 होगा। बच्चे नॉर्मली सी कर देते हैं, -20 होगा, क्योंकि 100 से कम का मतलब है प्राइजेस गिरी है। 26 the table shows the ability of two countries P and Q to produce two goods Y and Z। सही है। तो कंट्री P जो है वो गुड Y ज्यादा बनाती है, कंट्री P जो है वो गुड Z भी ज्यादा बनाती है। तो मुझे एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज पूछा था। अगेन थोड़ा फॉरी वाला एमसीक्यू है। तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली जो है वो कंट्री P के रेशियोज निकालूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा गुड Y, यहाँ पर मैं लिख दूंगा गुड X। गुड Y कितने बना रहा है कंट्री P? गुड Y बना रहा है 1800। गुड X कितने बना रहा है? 2800। तो 1Y/2, आप क्या करोगे? 2800 को डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1.55x। और इसी तरह जो है आप क्या करोगे? कंट्री Q का भी डेटा निकालोगे। तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको गुड Y इज अच्छा गुड Z है ये, सॉरी ये गुड Y नहीं है, ये गुड Z है। गुड Z, तो रेशो वापस लिखना है आपको। क्या लिखोगे? 1500 इज 2000। सही है। तो 1Y इज इक्वल्स टू 1.33 आएगा ये मेरे पास। सही है, 1.33 आता है। सही है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? इसको जो है कंट्री Q को जो है वो किस में कंपैरेटिव एडवांटेज है? गुड Y में, और कंट्री P को गुड Z में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? P हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन Y। सही बोल रहा है। एंड Q हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज Z नहीं। Q को किसी गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। सही है, Q को किसी गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। इसका आंसर B होगा। P हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन Z। P जो है वो Z ज्यादा बना रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और Q को जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है Y में, क्योंकि देखो आप कंट्री Q को गुड Y में कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो कम है। सही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा B, जो कि सिंपल एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 27, विच गवर्नमेंट पॉलिसी कुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी? प्रोटेक्शनिस्ट में क्या क्या आ जाता है? यहाँ पर आपका आ जाता है टैरिफ, यहाँ पर आपके आ जाते हैं कोटा, यहाँ पर आपके आ जाते हैं एम्बार्गोस। एम्बार्गोस का मतलब होता है बैन। यहाँ पर आपकी आ जाती है सब्सिडीज,
यहाँ पर आप डीवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। तो ये सारी बेसिकली आपकी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है। एन इम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल्स ऑन कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द इकोनॉमी, गलत। कैपिटल आउटफ्लोज पे चाहिए, कैपिटल आउटफ्लोज पे लिमिट नहीं लगाते, एक्सचेंज पे लिमिट लगाते हैं। ये एक्सचेंज कंट्रोल जो होते हैं ना, एक्सचेंज कंट्रोल पे आपकी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी होती है। तो आप इन्वेस्टमेंट बाहर करो, ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी नहीं है, सही है। तो ये आपका आंसर गलत है, नो। अ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिवैल्यूएशन, अब ये डिवैल्यूएशन को प्रिवेंट कर रहा है, नो, क्योंकि ये डिवैल्यूएशन तो हमें करनी होती है। पोल्यूशन चार्जेस, ये डोमेस्टिक इशू है। पोल्यूशन चार्जेस इम्पोज ऑन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर, ये डोमेस्टिक इशू है, इससे कोई ट्रेड वेड का लेना देना नहीं है। सब्सिडीज पेड टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर अ ट्रेड, यस, आप अपने गुड को सस्ता कर रहे हो, आप डोमेस्टिक गुड को क्या कर रहे हो, आप डोमेस्टिक गुड को सस्ता कर रहे हो, सही है। 28, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्लान्स टू रेज इनकम टैक्स रेट्स, सही है। तो इनकम टैक्स रेट को बढ़ाने की कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स को जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम होती है, कंजम्पशन कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एक्स, इनिशियली मैं एक्स पे हूँ, विच इक्विलिब्रियम पॉइंट विद इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट, तो एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था, डी आंसर है, तो बहुत सिंपल है, सही है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, एग्रीगेट सप्लाई को मत छेड़ना भाई। 29, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंडिचर डैम्पिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर डैम्पिंग पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। डैम्पिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग, एक्सपेंडिचर आप कम करते हो लोगों का। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट, यस, क्योंकि जब आप टैक्सेस को बढ़ाओगे तो अगेन डिस्पोजेबल इनकम गिरेगी, कंजम्पशन गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, जिससे जो है आपकी कंट्री का डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स, ये आपकी स्विचिंग पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। रीवैल्यूएशन से क्या होता है, आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट कोटास, अगेन दिस इज अ स्विचिंग पॉलिसी, तो ये आंसर। An economy is currently operating close to its full employment level of national income. Which combination of macroeconomic policies would be most likely to have the net deflationary effect? Net deflationary effect का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड गिरनी चाहिए। Deflation का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड का गिरना। A 10% cut in the standard rate of income tax, तो जब इनकम टैक्स को कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी 10% से, डीवैल्यूएशन से भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अपने को गिरानी है, सही है, अपने को गिरानी है, तो ये गलत। A 10% कट इन स्टैंडर्ड ऑफ इनकम टैक्स, अगेन वही चीज, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, रीवैल्यूएशन से आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है, तो ये नेट यहाँ पर क्या होगा, 10% से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, 5% से गिर रही है, तो इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, गलत। A 10% राइज इन द स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो एग्रीगेट डिमांड आपका 10% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है, सॉरी, टैक्स आपका 10% से बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा। 5% से करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो यहाँ पर भी आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, सही है। अब यहाँ पर मसला क्या है, 10% से एडी गिर रहा है, 5% से एडी बढ़ रहा है, तो आपका एडी कितने से गिर रहा है, 5% से। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। A 10% rise in standard rate of income tax, तो एग्रीगेट डिमांड आपका 10% से गिर रहा है, अब 5% रिवैल्यूएशन, इससे भी आपका एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर कितने से गिर रहा है, 15% से गिर रहा है, समझ आया। तभी आपका आंसर जो है यहाँ पर डी होगा और सी नहीं होगा। बच्चे पूछने का क्यों डी है और सी नहीं है, सही है। तो अगेन वही चीज, रीवैल्यूएशन से एग्रीगेट डिमांड कैसे गिरती है, अच्छा भाई बता देता हूँ। एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो आपकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिर जाता है। इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है। वेरी चीज, और इनकम टैक्स था तो बहुत सिंपल है, सही है, वेरी चीज।